नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारी सीरीज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 चल रही है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 अपनी पूर्व की वीडियोस में हमने आपको उसकी जानकारी दी है। वो हमारी जो प्ले लिस्ट है चैनल की, एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, उसकी प्ले लिस्ट में जाकर के अगर आप चेक करेंगे तो वो पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 की, जिसके अंतर्गत बताया गया है विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद। यानी कि दोस्तों, विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद के जो कारण हैं, आगामी जो हमारी धाराएं हैं उसमें बताया जाएगा। जिसमें धारा 11 कहती है शून्य विवाह। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो अकृत और शून्य होगा, और विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृत्यता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। और दोस्तों, धारा 12 कहती है शून्य करणीय विवाह। उपधारा 1 कहती है कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्य करणीय होगा और अकृत्यता की डिक्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा। जिसका बिंदु ए कहता है कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है। बिंदु बी कि विवाह धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है, या बिंदु सी कि अर्जीदार की सम्मति या जहां की धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 यानी 1978 का 2 प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो। वहां ऐसे संरक्षक की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में या प्रत्यर्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी। या बिंदु डी कहता है दोस्तों कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। और दोस्तों, इसकी उपधारा 2 कहती है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी। बिंदु ए कहता है उपधारा 1 के खंड सी में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण न की जाएगी यदि। बिंदु ए कहता है अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष के पश्चात दी जाए, या बिंदु 2 अर्जीदार यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप में रहा या रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिंदु बी की। उपधारा 1 के खंड डी में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण ना की जाएगी जब तक कि न्यायालय को यह समाधान ना हो जाए कि बिंदु 1 अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था। बिंदु 2 कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित विवाहों की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित की गई हो। और बिंदु 3 कहता है दोस्तों उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 13 की, जो बात करती है विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स के बारे में दोस्तों। जिसकी दोस्तों धारा 1 कहती है कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि बिंदु 1 कहता है दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, या बिंदु 1 कहता है दोस्तों दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात
अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, या बिंदु 1 बी कहता है दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है, या बिंदु 2 कहता है दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, या बिंदु 3 कहता है दोस्तों दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्ति युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। तो यानी कि दोस्तों मेरा ये कहना है कि जो धारा 13 है दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। हालांकि सभी धाराएं महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन जो डाइवोर्स है वो विवाह के जीवन में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो जो डाइवोर्स के लिए जो मेन जो ग्राउंड्स रखे गए हैं वो धारा 13 में बताए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों स्पष्टीकरण के अंतर्गत इस खंड में बिंदु ए कहता है मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निशक्तता अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत विखंडित मनसकता भी है। बिंदु बी कहता है दोस्तों मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निशक्तता, चाहे इसमें वृद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है, और चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं, अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं। या बिंदु 4 दोस्तों जिसका कि दोस्तों लोप कर दिया गया है, हम बात करेंगे बिंदु 5 की। दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रचित रोग से पीड़ित रहा है, या बिंदु 6 कहता है दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण कर चुका है, या बिंदु 7 कहता है दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बाद में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता। देखो दोस्तों ये बिंदु जो 7 है इसके बारे में एक बात मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि ये इसके बारे में एक महिला थी जो कि हमारे पास कोई समस्या लेकर के आई थी। तो उनके हस्बैंड को 7 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका था जिसकी सूचना किसी को नहीं मिल पा रही, जबकि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की थी। तो ये मान लिया जाता है जब 7 वर्ष तक किसी की सूचना नहीं मिलती है तो ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक नियम है, और इसके अंतर्गत जो धारा 7 है इस बात को क्लियर करता है कि 7 वर्ष के बारे में जो बताया गया है, अगर 7 वर्ष तक उसका पता नहीं चलता है तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है, आप मान सकते हैं कि वो अब जीवित नहीं है। अब दोस्तों हम बात करें स्पष्टीकरण के बारे में। इस उपधारा में अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है, और जो युक्ति युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है, और इस पद के व्याकरणिक रसभेदों तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे। बिंदु 1 कहता है दोस्तों विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा। बिंदु 1 कहता है इसका दोस्तों कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है। या दोस्तों बिंदु 2 कहता है कि ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके इस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्याधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्याधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। इसकी दोस्तों धारा 2 कहती है एक पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी। बिंदु 1 कहता है
कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था, परंतु यह तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो, या बिंदु 2 कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मिथुन या पशु गमन का दोषी रहा है, या बिंदु 3 कहता है दोस्तों कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी 1956 का 78 की धारा 18 के अधीन वाद में, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 की धारा 125 के अधीन, या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का 5 की तत्समान धारा 488 के अधीन कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास या पुनरारंभ नहीं हुआ है। बिंदु 4 कहता है दोस्तों कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। और दोस्तों इसका स्पष्टीकरण के अंतर्गत है कि यह खंड उस विवाह को भी लागू होगा जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 का 68 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 13A की, जो कहती है विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्याय संगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। और दोस्तों धारा 13B कहती है पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। उपधारा 1 कहती है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं, तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर दिया जाना चाहिए। उपधारा 2 कहती है दोस्तों उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात और उस तारीख के से 18 मास के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई हो तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकथन सही हैं, यह घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 14 के बारे में। विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। इसकी उपधारा कहती है इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत न चुका हो, परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व भी इस आधार पर उपस्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है या प्रत्यर्थी की
असाधारण दुराचारिता से युक्त है, किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी को उपस्थापित करने की इजाजत किसी दुर्व्यपदेशन या मामले की प्रकृति के प्रच्छादन द्वारा अभिप्राप्त की थी, तो वह डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अध्ययन डिक्री दे सकेगा कि डिक्री तब तक सप्रभाव न होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान ना हो जाए, अथवा उस अर्जी को ऐसी अर्जी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा जो उक्त 1 वर्ष के अवसान के पश्चात उन्हीं या सारतः उन्हीं तथ्यों पर दी जाए जो ऐसे खारिज की गई अर्जी के समर्थन में अभिकथित किए गए थे। तो दोस्तों, जो मोटा मोटी तौर पर आप एक बात समझ लें कि धारा 14 में एक बात ये बता दी गई है कि जब भी विवाह होगा, विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर का जो समय है उसमें कोई भी न्यायालय के अंदर अर्जी दाखिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उच्च न्यायालय को उचित लगता है, कारण उचित लगते हैं, तो अर्जी लगाई जा सकती है दोस्तों। तो ये चीज बताती है धारा 14 दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी उपधारा 2 के संबंध में कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान से पूर्व विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थापित करने की इजाजत के लिए इस धारा के अधीन किए गए किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय उस विवाह से उत्पन्न किसी अपत्य के हितों पर तथा इस बात पर ध्यान रखेगा कि पक्षकारों के बीच उक्त 1 वर्ष के अवसान से पूर्व मेल मिलाप की कोई युक्ति युक्त संभाव्यता है या नहीं। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 15 के बारे में। कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे? ये भी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही ना हो, यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो, या अपील की तो गई हो किंतु खारिज कर दी गई हो, तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा। धारा 16 कहती है दोस्तों, शून्य और शून्य करणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता। उपधारा 1 कहती है, इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा जो विवाह के विधि मान्य होने की दशा में धर्मज होता, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभी निर्धारित किया गया हो या नहीं। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, जहां धारा 12 के अधीन शून्य करणीय विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है, वहां डिक्री की जाने के पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य जो यदि विवाह की डिक्री की तारीख को अकृत किए जाने के बजाय विघटित कर दिया गया होता, तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता। अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जाएगा। और दोस्तों बात करेंगे उपधारा 3 की। उपधारा 1 या उपधारा 2 की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विवाह के किसी ऐसे अपत्य को जो अकृत और शून्य है, या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण कोई ऐसा अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 17 की, विवाह के लिए दंड। यानी कि दोस्तों कोई भी स्त्री या पुरुष है, यदि वो पहले पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो उस संबंध में दंड के बारे में धारा 17 हमें बताती है दोस्तों। यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात
दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 494 और 495 के उपबंध उसे तदनुसार लागू होंगे। धारा 18 कहती है दोस्तों, हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। हर व्यक्ति जो अपना कोई ऐसा विवाह उपाप्त करेगा जो धारा 5 के खंड 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किया गया हो, वह बिंदु ए कहता है दोस्तों, धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। बिंदु बी कहता है, धारा 5 के खंड 4 या खंड 5 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सादे कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो दोस्तों ये देखिए कि धारा 17 और 18 ये दंड के संबंध में कितनी बेहतरीन जानकारी हमें प्रदान करती है। यानी कि किसी भी मनुष्य का विवाह का जीवन अच्छे से चल सके, उसके समाधान के लिए इन सब धाराओं का गठन किया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज हमने पूर्ण किया है अध्याय 4 विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद। तो दोस्तों अध्याय 4 आज हमने पूर्ण किया है और ये सीरीज हमारी लगातार आगे भी चलती रहेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अंत में दोस्तों कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसके अंतर्गत हम मिशन लीगल अवेयरनेस लेकर के चल रहे हैं और इसमें दोस्तों मुझे आप सभी का बहुत ही सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके बिना ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस का हमारा मिशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कृपया आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और अपने जो भी परिचित लोग हैं उनसे इस बारे में बात भी करें दोस्तों, ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके और अपना जीवन खुशहाल जी सके। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।